हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सीरीज चल रहा है और आज का टॉपिक है फिजिक्स और ये फिजिक्स का पार्ट 2 है। इसमें 60 प्रश्न आपको मिलेगा और पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन बोला गया, प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी कि प्रकाश की जो किरण होती है वह कैसे गमन करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। सही आंसर सीधी रेखा में। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। बोला गया प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो किसमें होता है न्यूनतम? कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम सबसे कम कांच में होता है और प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ पे होगा? तो निर्वात में। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो एक दर्पण लगा होता है उस दर्पण का क्या नाम है? तो उत्तल दर्पण। क्या नाम है? उत्तल दर्पण। और अगर पूछेगा कि उत्तल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक तथा सीधा और वस्तु से छोटा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में प्रयोग होता है। ये मोटर कार का जो हेडलाइट होता है, लाइट में किसका प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग? अवतल दर्पण का। अगर पूछेगा अवतल दर्पण का प्रयोग और कहाँ कहाँ होगा, तो ये टॉर्च होता है, टॉर्च में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और होगा एक होता है सर्च लाइट, इसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। और ये सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं। इनके प्रकाश की किरण का जो पथ दर्शाता है उस चित्र को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है किरण आरेख। किरण आरेख। अगला, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, यानी कि लेंस का क्षमता क्या है? डायोप्टर कितना है? तो ये 2 डायोप्टर है। और बोला गया इसका फोकस क्या होगा? तो फोकस पूछा गया है। तो डायोप्टर बराबर डी बराबर होता है 1/f। डी बराबर 1/f होता है तो f बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/d हो जाएगा। और 1/d का मान क्या है? तो 2 है। लेकिन ये जो भी होगा ये फोकस का मान हमेशा होता है इसमें तो मीटर में। तो 1/2 है तो आंसर में नहीं है, तो मीटर में तो सेंटीमीटर में दिया गया है। ये हो जाएगा 100 से गुना करेंगे सेंटीमीटर में बन जाएगा। 50 बार में कट गया ये तो 50 सेंटीमीटर। सही आंसर 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। इसका क्षमता पूछा गया है और उत्तल लेंस है तो f बराबर दिया गया यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 50 बटे हो जाएगा 100, यानी कि 1/2 मीटर निकल करके आ गया ये। पूछा कि कितना इसका क्षमता होगा तो d बराबर होता है 1/f, यानी कि 1/f का मान क्या है? 1/2 है। ये आएगा 1/1 गुना 2/1, यानी कि 2 डायोप्टर। और पूछा गया प्लस होगा या माइनस होगा। ये लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का फोकस होता है प्लस में, ये हो जाएगा प्लस का 2 डायोप्टर। नेक्स्ट, प्रकाश के किरणें के समूह को कहते हैं। अगर प्रकाश का किरण है और ये समूह में है, अगर समूह में है इसको बोला जाएगा किरण पुंज। सही आंसर किरण पुंज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि लेंस बनाने के काम में नहीं आता है? कौन सा पदार्थ? यह है मिट्टी। नेक्स्ट, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कौन सा दर्पण है जिससे कि हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? यह है उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ये हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है और छोटा प्रतिबिंब भी बनता है और बराबर प्रतिबिंब भी बनता है। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम लगे? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं।
पहला नियम बोला गया, अगर ये आने वाली किरण है इसको बोलते हैं आपतित किरण, और ये जाने वाली किरण हो गया इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और बीच में एक अभिलंब को एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, अभिलंब ड्रॉ करते हैं, ये हो गया एन हो गया। तो बोला गया कि इसका जो दो नियम है, पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा, एक ही तल में होगा। और दूसरा नियम बोला गया कि ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का आपतन कोण, ये होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। यही प्रकाश के दो नियम हैं, प्रकाश और परावर्तन का दो नियम है। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, ये जो फोटोग्राफी कैमरा है उसका अभिदृश्यक क्या होता है, ये हो जाएगा उत्तल लेंस। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बोला गया मानव नेत्र में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आप देख सकते हैं यह है मानव नेत्र, और सबसे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है रेटिना, ये है रेटिना। तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। रेटिना या तो दृष्टि पटल इसको बोलते हैं। और आप ये जो पार्ट देख रहे हैं आगे वाला इसे बोलते हैं कॉर्निया, यह है कॉर्निया। और ये जो दिख रहा है आपको ये है आइरिस, और यहाँ पे लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और ये जो आपको मसल्स दिख रहा है इसे बोलते हैं सिलियरी मसल्स। और यहाँ पे एक दर्भ भरा होता है इसको बोलते हैं कचाव दर्भ, और ये तो रेटिना हो गया। और यहाँ पे भी एक दर्भ होता है इसको बोलते हैं नेत्रोद, नेत्रोद बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कचाव दर्भ। नेक्स्ट, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, यानी कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होगा नेत्र में बना प्रतिबिंब, वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, उसका नाम है बैगनी, यानी बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है, और लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। नेक्स्ट, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं, इसे बोलते हैं समंजन क्षमता। यानी समंजन क्षमता के कारण ही पास की वस्तु दूर की वस्तु हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाईफोकल लेंस से, यानी कि जरा दूरदर्शिता के लिए बाईफोकल लेंस आता है। और अगर बोला जाएगा कि अवतल लेंस का प्रयोग किसमें किया जाएगा, तो इसमें होगा निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष जिसे होगा उसे अवतल लेंस लगेगा। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः है, तो स्वस्थ मानव के लिए निकट बिंदु यानी कम से कम वो 25 सेंटीमीटर देख सकता है, और अधिक से अधिक वो अनंत तक देख सकता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुएं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, यानी कि विभिन्न दूरी पर जो वस्तु रखा है उसको देखने के लिए तो लेंस की जो फोकस दूरी परिवर्तित होते रहती है वो किसके द्वारा होता है, इसका नाम है सिलियरी पेशियां द्वारा, यानी सिलियरी मसल्स के द्वारा ये होता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, यानी कि जो श्वेत रंग होता है वो कितने रंगों के मेल से बना है, ये 7 रंगों के मेल से बना होता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, यानी कि जो इंद्रधनुष बनता है यह किस परिघटना पर आधारित है, इसे बोला जाता है वर्ण विक्षेपण, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन, यानी कोलाइडी विलयन में जो निलंबित कण होता है वहां से जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसको कहा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या बोल देंगे, टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन
अर्धचालक नहीं है। बोला गया निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मेनियम भी है, और ये पारा जो है, पारा अर्धचालक नहीं है, पारा एक धातु है, पारा एक धातु है। और पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? इसका मात्रक है ओम। इसका मात्रक हो गया ओम। अगर पूछा जाएगा कि विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? इसका मात्रक होता है ओम मीटर। विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? इसका ऑप्शन तो है नहीं, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। नेक्स्ट, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी कि 3 प्रतिरोध को अगर जोड़ेंगे कितना, तो 1 ओम का और 2 ओम का और 3 ओम का है। इसको जोड़ेंगे कैसे? तो श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद ये क्या होगा? डायरेक्ट पूरा का पूरा ये जुड़ जाएगा, यानी कि 1 ओम प्लस ये 2 ओम प्लस ये 3 ओम, टोटल कितना ओम हो जाएगा? ये तो 6 ओम हो जाएगा। सही आंसर 6 ओम। अगला क्वेश्चन, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा, यानी कि बल्ब कितना वाट का है, कितना पावर का है? तो 100 वाट का है। और इसमें जो है ये कितना वोल्ट करंट ले रहा है ये? तो V बराबर हो गया 220 वोल्ट। तो पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है प्रतिरोध क्या होगा? R बराबर वाट। तो R यानी कि प्रतिरोध निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बटे P। V स्क्वायर बटे P। तो V का मान है 220 गुना फिर 220 बटे हो जाएगा P का मान है 100। तो ये 2 जीरो और 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका कट गया, तो 22 गुना 22 होगा 484 ओम। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 484 ओम। नेक्स्ट, टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन निम्न में किस ताप पर पिघलता है? तो इसका तापमान होना चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तब टंगस्टन पिघलेगा। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति का मात्रक है, ये जो विद्युत शक्ति है उसका मात्रक क्या? उसका मात्रक है वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। एम्पियर किसका है? तो यह है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। वोल्ट किसका है? तो विभवांतर का। और ये ओम किसका है? तो प्रतिरोध का मात्रक है। वाट किसका है? तो विद्युत शक्ति का। नेक्स्ट, मतलब 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को जाने में कार्य किया गया। कार्य के बारे में पूछा, पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। V बराबर दिया गया है 12 वोल्ट और Q बराबर दिया गया है 2 कूलम, और पूछा गया कार्य यानी कि W बराबर वाट। तो W बराबर एक फॉर्मूला होता है V इंटू Q, यानी V का मान क्या है? 12 है, Q का मान है 2, यानी 12 दूना 24, और कार्य का मात्रक होता है जूल, यानी कि 24 जूल। सही आंसर बी नंबर। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है? यह होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। और 1 किलोवाट घंटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक यूनिट बोलते हैं, एक यूनिट। नेक्स्ट, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? जो विद्युत घंटी होता है किस प्रभाव पे कार्य करता है? तो यह कार्य करता है चुंबकीय प्रभाव पर। नेक्स्ट, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो जब लघु पतन होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। और अगर पूछेगा कि प्रतिरोध का मान क्या होगा, तब बहुत ही कम हो जाता है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, यानी कि डायनेमो जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो डायनेमो कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? यानी विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है?
तो वह होती है निष्क्रिय गैस भरी होती है, जैसे में नाइट्रोजन हो जाए या नाइट्रोजन या तो आर्गन इसमें भरी होती है। नेक्स्ट, हमारे देश के विद्युन्मय तार यानी कि जिसमें विद्युत धारा बहती है एवं उदासीन तार के बीच विभवांतर कितना होता है? तो विभवांतर कितना होगा? तो 220 वोल्ट होता है। नेक्स्ट, विद्युन्मय यानी कि विद्युतमय तार किस रंग का होता है? यानी कि जिस तार से विद्युत धारा बहती है, जिसे बोलते हैं गर्म तार, एक होता है ठंडा तार, तो उसका कलर कैसा होता है? ये होता है लाल रंग का। घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? उदासीन तार का रंग होता है काला। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? इसे बोला जाता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? फैराडे ने, माइकल फैराडे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं, यानी कि कौन सा पदार्थ जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो लोहा है क्या? हाँ, लोहा चुंबकीय पदार्थ है। निकेल भी है, पीतल नहीं है, कोबाल्ट भी है, यानी सही आंसर हो जाएगा पीतल। पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का विभव होता है, यानी पृथ्वी का विभव कितना होता है? यह होता है शून्य। पृथ्वी का विभव शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करेगा? तो चालक पर बल उत्पन्न करता है। याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, यानी कि जब चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात हम कैसे करेंगे? फ्लेमिंग के बामहर्स्ट नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, यानी कि जो विद्युत मोटर होता है उसको कैसे चलाया जा सकता है? तो प्रत्यावर्ती और दृष्ट धारा दोनों पर हम चला सकते हैं विद्युत मोटर को। निम्न में कौन बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है? बोला गया निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है? यह है नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसके लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। अगला, सूर्य तथा अन्य तारों में की, यानी सूर्य और जो अन्य तारा है उसका जो विशाल ऊर्जा का स्रोत है वह क्या है? तो इसे बुलाया जाता है नाभिकीय संलयन, यानी कि नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य और अन्य तारों की विशाल ऊर्जा है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, यानी कि जो नाभिकीय विखंडन होता है उसको नियंत्रित भी करने की जरूरत होती है। तो नियंत्रित कौन करता है? तो उसमें एक छड़ लगा होता है, उस छड़ का नाम है कैडमियम, यानी कि कैडमियम का छड़ होता है जिसके द्वारा नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित किया जाता है। ऊर्जा का अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत, बोला गया ऊर्जा का अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत है, ये क्या है? तो ये सूर्य। बॉक्सनुमा सौर कुकर में, यानी बॉक्सनुमा जो सौर कुकर होता है वह 3-4 घंटे में उसके अंदर का ताप कितना हो जाता है? तो उसका अंदर का ताप हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 140 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, पवनों का देश कहा जाता है, यानी कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो इसे बोला जाएगा डेनमार्क। पवनों का देश हो गया डेनमार्क। पवन विद्युत जनित्र में, यानी कि पवन विद्युत जनित्र में, यानी कि पवन से जहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, विद्युत उत्पन्न की जाती है, तो पवन की चाल यानी कि हवा की चाल कम से कम कितना होगा तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा? इसका हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा अगर होगा पवन की गति तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? तो प्राचीन काल में ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था लकड़ी। क्या हो जाएगा? लकड़ी। अगला क्वेश्चन, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन पाई जाती है, यानी कि जैव गैस उत्तम ईंधन है क्यों? क्योंकि इसमें मीथेन पाई जाती है। तो मीथेन कितना परसेंट पाई जाती है जैव गैस में? तो ये हो जाएगा 75%, 75%। नेक्स्ट, एक उत्तम ईंधन है
यानी कि बोला गया इसमें से कौन सा एक उत्तम ईंधन है, ये हो जाएगा जैव गैस क्या है, तो उत्तम ईंधन है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्मीय ईंधन ऊर्जा के हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन जो होता है वह ऊर्जा का कैसा स्रोत है, यह है अनवीकरणीय स्रोत, यानी कि खत्म तो हो रहा है लेकिन ये बन नहीं पा रहा है, अनवीकरणीय स्रोत। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना, बोला गया जो सरदार सरोवर बांध है तो किस नदी पर बना है, ये बना है नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बना है। तो बताइए आपको क्लास कैसा लगा, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।